नमस्कार। संभव के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर। ठीक है, तो जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में थे उन सबको प्रमोट कर दिया गया है सेकेंड ईयर के अंदर। तो सेकेंड ईयर के अंदर जैसा कि जो भी संभव इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको सबको पता ही है कि सबसे पहले अपन बताते हैं कि अपना जो चैप्टर है या जो भी अपनी बुक है उनके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी नए बच्चे हैं वो भी और जो पुराने बच्चे अपन से जुड़े हुए हैं वो भी, सबसे पहले आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो आपको पता है कि आपके केमिस्ट्री के अंदर तीनों बुक्स जो हैं, सबसे पहले अगर अपन बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसके अंदर 5 यूनिट कौन कौन सी हैं आपकी। सबसे पहला देखिए, पहली जो यूनिट है वो आपकी चलेगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर अपन बात करेंगे, सेकंड जो यूनिट है वो चलेगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये आपको पढ़ना रहेगा। 2 टॉपिक जो थे वो आपके फर्स्ट ईयर में थे। तो देखिए, डी श्रेणी के तत्वों के अलावा उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है, सह संयोजक यौगिक और जो आयनिक यौगिक थे वो आपके किस में चलते थे, फर्स्ट ईयर में चलते थे। और आपको यहाँ पे कौन सा पढ़ना है, उपसह संयोजक यौगिक। थर्ड अगर बात करें तो चलेंगे अपने पास में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो एफ श्रेणी के तत्वों के अंदर अपन को पढ़ने हैं पूरा लेंथेनाइड और पूरा एक्टिनाइड। फोर्थ यूनिट की अगर अपन बात करें तो चलेगा अपने पास में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन। फिफ्थ जो यूनिट है अपनी लास्ट वाली, उसकी अगर अपन बात करें तो वो है अपने पास में एसिड एंड बेस। ठीक है, तो एक तो रहेगा अपने अम्ल और क्षार, और इसी के साथ में टॉपिक चलेगा वो चलेगा अपने अजलीय विलायक। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है जिसमें डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक फर्स्ट ईयर में थे। यहाँ पे डी और एफ है, उपसह संयोजक यौगिक है, ऑक्सीकरण और अपचयन है, अम्ल और क्षार है। ठीक है, ये तो रहे अपनी इनऑर्गेनिक। बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर एक जो यूनिट है वो आपके नई जोड़ी जाएगी जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ये अपने पास में रहेगी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो यूनिट है ये आपके सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों ईयर्स में चलेगी। फाइनल ईयर में बहुत ज्यादा इसका जो भी मैटर है वो दिया हुआ है, लेकिन सेकेंड ईयर में जस्ट इसका इंट्रोडक्शन आपको करवाना होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। एक आपको पढ़नी है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक आपको पढ़नी है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जब अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तब इनकी चर्चा करेंगे। जो सेकेंड यूनिट रहेगी वो चलेगी अपने एल्कोहल, फिनोल और ईथर। ठीक है, ये रहेगी अपनी सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट की अगर बात करें तो चलेगा कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनाइल जो कंपाउंड है उनकी अगर अपन बात करें तो अपन को दोनों पढ़ने हैं इसके अंदर, यानी एल्डिहाइड भी पूरा पढ़ना है और कीटोन भी पूरा पढ़ना है। ठीक है, फोर्थ जो यूनिट है वो चलेगी अपने कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, तो जितने भी एसिड हैं जिसके अंदर अपने एसिड के टाइप्स भी पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं, मोनोबेसिक हैं या हाइड्रोक्सी हैं या जिनके अंदर हेलो एसिड्स हैं, सबकी बात करेंगे। फिफ्थ जो यूनिट है, ठीक है, इसके अंदर वो चलेगी अपने एन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, एन कंटेनिंग कंपाउंड्स की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन युक्त जितने भी यौगिक हैं, जैसे एमीन है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन है, इसके अलावा अपने पास में एरोमेटिक एमीन्स हैं, इन सब की चर्चा अपन करेंगे। तो ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगा, एल्कोहल, फिनोल, ईथर आएगा, एल्डिहाइड और कीटोन आएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल आएंगे और नाइट्रोजन युक्त यौगिक आएंगे। ठीक है, और जो थर्ड है उसकी अगर अपन बात करें तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है
उसके अंदर देखिए पहली यूनिट जो है वो चलेगी अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, दूसरी जो है वो क्या चलेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। यानी बेसिकली 2 यूनिट है लेकिन इनके अंदर टॉपिक एक ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। थर्ड यूनिट जो है वो किससे रिलेटेड है, पूरी साम्य से, आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। फोर्थ यूनिट की अगर अपन बात करें तो चलेगी अपने थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट, और जो फिफ्थ यूनिट है वो क्या चलेगी थर्मोकेमिस्ट्री सेकंड, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपना जो भी केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको नोट डाउन कर लें ताकि आपको पता रहे कि अपने सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब अपन स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट बुक फर्स्ट यूनिट, ठीक है। तो देखिए केमिस्ट्री के अंदर अगर अपन बात करें तो अपन को पढ़ने हैं कि जो भी अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर अपन बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर अपन बात करेंगे तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या जिन्हें अपन कहते हैं संक्रमण तत्व है। इस साल का जो क्वेश्चन आया था, जो पेपर था, उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे यूनिट फर्स्ट। देखिए यूनिट फर्स्ट के अंदर अपने पास में आते हैं डी श्रेणी के तत्व है, ठीक है। अब देखिए डी श्रेणी की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब अपन लिखते हैं, ठीक है, तो कक्षक है। तो देखिए कोई भी एक नाभिक है, उस नाभिक के बाहर क्या होते हैं कक्षक हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है जिनको अपन के एल एम एन इनसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से कक्षक हैं, तो आपने कहा सबसे पहले कौन सा कक्षक होता है एस कक्षक, ठीक है। एस कक्षक कितना होता है 1। फिर कौन सा कक्षक आता है पी, पी कक्षक कितने होते हैं 3। फिर कौन आता है डी कक्षक, डी कक्षक कितने होते हैं 5। फिर कौन आता है एफ कक्षक, ठीक है, एफ कक्षक कितने होते हैं 7, ठीक। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। पी की अगर बात करें तो 6, डी की अगर बात करें तो 10, एफ की अगर बात करें तो 14, ठीक है। तो देखिए डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं टोटल 10, और एफ में कितने भर सकते हैं आपने कहा 14, जिसके अंदर डी ब्लॉक में अपन को पढ़ना है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करना चाहिए तो आपने कहा 1 में सिर्फ कौन होता है एस, 2 में कौन आता है 2s और 2p, 3 में कौन आता है 3s 3p 3d, 4 से कौन स्टार्ट होता है तो आपने कहा 4s 4p 4d और 4f। यानी डी जो श्रेणी के तत्व हैं वो स्टार्ट ही कहां से होते हैं 3d से होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक बार इनकी आवर्त सारणी की स्थिति से। आपने कहा आवर्त सारणी की देखिए अगर बात करें तो आपने कहा एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे कौन आते हैं अपने पास में, आपने कहा डी श्रेणी के तत्व है। फिर यहाँ पे अपने पास में कौन से होते हैं तो आपने कहा इधर कौन आता है, आपने कहा पी ब्लॉक आता है, ठीक है। डी की अगर बात करेंगे तो डी श्रेणियां हैं वो अपने पास में कितनी है 3, और डी कक्षक में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 10। यानी एक श्रेणी जो है उसमें कितने तत्व लिखेंगे अपन 10। पहली श्रेणी कहां से स्टार्ट होती है 3 से 3d, दूसरी 4d, तीसरी 5d, ठीक है। 3d श्रेणी है इसको क्या बोला जाता है, आपने कहा इसको बोला जाता है प्रथम संक्रमण श्रेणी, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। 4d को क्या बोला जाता है द्वितीय, और 5d को क्या बोला जाता है तृतीय, सॉरी 4d को क्या बोला जाता है द्वितीय और 5d को क्या बोला जाता है तृतीय। तो देखिए आपको एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अगर ये कह देता है कि तृतीय संक्रमण श्रेणी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है तृतीय संक्रमण श्रेणी का मतलब वो क्वेश्चन किससे कर रहा है 5d से, लेकिन आपको कंफ्यूज होके उसको तृतीय को 3d नहीं समझ लेना है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि आपको पता चल गया कि आवर्त सारणी जो है उनमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनकी स्थिति कहाँ है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इस साल क्वेश्चन आया था कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए संक्रमण तत्वों के लिए अपन कहते हैं कि वे तत्व है
जिनका डी कक्षक है वो आंशिक रूप से क्या होता है, भरा हुआ होता है, यानी कभी भी पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व है। ठीक है, तो आपने कहा लास्ट के अगर तत्वों की बात करें जिसमें कौन आएगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका क्या होता है 3d10, इसकी अगर बात करें 4d10 और इसकी बात करें तो 5d10। डी में टोटल इलेक्ट्रॉनिक कितने आ सकते हैं 10। क्या हो गया, डी कक्षक पूर्ण पूरित हो गया। तो आंशिक भरा हुआ होना चाहिए, यानी इनका पूर्ण पूरित होता है, यानी ये तत्व जो हैं इन्हें रखा तो डी ब्लॉक में जाता है लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन इन श्रेणियों की। देखिए श्रेणियों की अगर बात करें तो सबसे पहले 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। ठीक है, इसमें कितने तत्व आते हैं 10, इसमें भी कितने तत्व आते हैं 10, इसमें भी कितने तत्व आते हैं 10। तो आपको पहले तो इन तत्वों को क्या करना है, याद करना है कि कौन से तत्व है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक यूनिट जो है उससे कितने क्वेश्चन आते हैं 2, तो 3D श्रेणी जो है उससे एक क्वेश्चन आता है, 4D और 5D और 3D के साथ इसका कंपैरिजन, ये इसका क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए 3D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं। सबसे बात करें अपन स्केडियम, फिर कौन आता है टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर तो आपने कहा मैग्नीज के बाद में फेरस, फिर कोबाल्ट, देन निकल, देन कॉपर और फिर कौन आता है जिंक। ठीक है, तो देखिए 3D श्रेणी के तत्वों के नाम याद रखने हैं आपको। तो अब ये तो हो गए स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 21 से स्टार्ट होते हैं और 3D श्रेणी कहाँ तक जाती है, 30 तक जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, चाहे डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ो चाहे एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ो, इनमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो क्या हैं, कॉमन है। जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो भी ये तत्व होते हैं इनमें कुछ गुण पाए जाते हैं जिनके लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस साल की अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे तो इस साल क्वेश्चन आया था संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, परिभाषा लिखनी थी। फिर पूछा था कि संक्रमण तत्व हैं उनके अंदर प्रथम संक्रमण श्रेणी जो होती है उनके आपको लिखने थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि संक्रमण श्रेणी के तत्व जो होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो आपको बतानी थी उनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो टॉपिक आता है जो आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों में पढ़ना है कि सबसे पहले तो आपको तत्व याद होने चाहिए और पहला टॉपिक आता है वो लिखना आना चाहिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दोनों के अंदर कॉमन है। सेकंड जो आता है वो आता है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी आपको क्या होनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। तीसरी अगर अपन बात करें तो फिर आती है वो आती है इनकी त्रिज्या। ठीक है, यानी इन तत्वों का आकार, तो आयनिक या सहसंयोजक त्रिज्या पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं तो ये तीन जो टॉपिक है, इसके अलावा चौथा जो आता है वो आते हैं चुंबकीय गुण। ठीक है, ये चार टॉपिक जो है वो तो मेजर है। जैसे इस साल इन दोनों टॉपिक्स का क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है इस साल इन दोनों का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये चारों हैं वो आपको डी ब्लॉक में भी लिखने हैं, एफ ब्लॉक में भी लिखने हैं। इसके अलावा भी आपको लिखने हैं जैसे घनत्व है, जैसे क्वथनांक गलनांक है, जैसे इनके उत्प्रेरकीय गुण हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स हैं, लेकिन मेजर जो टॉपिक है वो ये चार रहेंगे। तो आज अपन स्टार्ट कर देते हैं 3D के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो आता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए आपको लिखने का पैटर्न जो है वो किस तरह से रखना है। कोई भी क्वेश्चन आप जब अटेम्प्ट करें तो इस तरह से लिखें कि एग्जामिनर को क्लियर पता होना चाहिए कि आपने ये लिखा है। ठीक है, ज्यादा थ्योरी ना लिख के उसको टेबल से समझाने की कोशिश करें। जैसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि 3D एलिमेंट्स जो हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं। पहला यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि इन तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या है। ठीक है,
फिर यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि यहाँ पे तत्व का नाम क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन लिख देंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, तो देखिए टेबल कैसे बनाएंगे। परमाणु क्रमांक की बात करें तो सबसे पहले 21 से स्टार्ट होते हैं, फिर 22, देन 23, देन 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। 3D में 10 ही एलिमेंट्स है। 21 पे कौन सा तत्व आता है? स्केडियम। आप चाहें तो इसका नाम और तत्व का प्रतीक चिन्ह दोनों के अलग अलग कॉलम बना सकते हैं। तो देखिए स्केडियम। 22 पे कौन आता है? टाइटेनियम। 23 पे कौन आता है? वेनेडियम। 24 पे कौन आता है? क्रोमियम। 25 पे मैंगनीज। 26 पे आयरन। 27 पे कोबाल्ट। 28 पे निकल। इस पे 29 पे कॉपर और 30 पे जिंक, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। 18 पे कौन सी गैस आती है? अक्रिय गैस आर्गन। तो आपको पता है जब अक्रिय गैस आ जाती है तो अक्रिय गैस के आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। अब की बार जब मैंने कॉपियां चेक की तो उनमें सबसे खास चीज नोटिस की कि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिखना आता है लेकिन एग्जाम में लिखते समय पैटर्न भूल जाते हैं। जैसे अगर अपन इसकी बात करें तो इसके बाद में क्या लिखते हैं? 3D और उसके बाद क्या लिखा जाता है? 4S। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, उनको आ तो रहा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका, लेकिन लिखते समय 4S को क्या लिख दिया पहले, 3D को क्या लिख दिया बाद में, ठीक है। तो आपको छोटी क्लासों में जब पढ़ाया जाता था कि जैसे 1S है, 2S है, 2P है, 3S है, 3P है, 3D है, 4S है, 4P है, 4D और 4F। तो लिखते समय अपन सबसे पहले किसमें लिखते हैं? 1S, देन 2S, देन 2P, फिर 3S, फिर 3P, फिर 4S, 4S, देन क्या आता है? 3D, ठीक है। तो इस तरह से जब अपन इनको लिखेंगे तो आप इनको ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या होते हैं? लिखे जाते हैं। तो आपने कहा कि इस तरह से जब आप लिखोगे इनको तो आप इन श्रेणी को लिखेंगे तो 3D को पहले लिखेंगे और 4S को अपन बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर अपन बात करें तो 18 तक तो क्या आ गई? आर्गन। आर्गन के बाद में क्या लिखेंगे? 4S2। 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? S में। और अब जाएगा इलेक्ट्रॉन 3D में, तो 3D में कितना आएगा? 1, ठीक है। तो हमेशा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? आपने कहा 4S में, फिर किस में आएगा? 3D में। लेकिन लिखते समय मुख्य क्वांटम संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखते हैं। तो 3D को पहले लिखना है और 4S को आपको बाद में लिखना है। लेकिन ध्यान रखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? 4S में, उसके बाद किस में आता है? D में आता है। ओके, अब देखिए अगर अपन टाइटेनियम की बात करें तो क्या लिखेंगे? 3D2 4S2। अब एक चीज और देखिए, अगर अपन बात करें D की तो D कक्षक हैं कितने? आपने कहा 5। 4S कितना है? आपने कहा ये देखिए, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये 3D2 भर दिया। इसकी बात करें आपने कहा आर्गन 3D3 4S2, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा 3D3 और ये क्या है? 4S2। लेकिन अब एक चीज देखिए, आपको 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखने हैं। क्रोमियम, क्रोमियम पे लगा है स्टार, क्यों? होना क्या चाहिए? 3D4 4S2, ठीक है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आने चाहिए। लेकिन आप क्या कहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन जो 4S वाला है वो किस में आ जाता है? 3D में आ जाता है, जिससे कि सभी D कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इसको क्या बोला जाता है? अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका स्थायित्व है वो इन सब की तुलना में हमेशा क्या होता है? ज्यादा। और अगर सभी में पूरे 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएं तो इसे लिखा जाता है पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन दोनों का स्थायित्व अन्य की तुलना में क्या होता है? ज्यादा। तो देखेंगे कि क्रोमियम जो है, स्पेशली आप ध्यान रखेंगे इस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे? इसका 3D4 की बजाय क्या हो जाएगा? 5 और 4S1। कारण क्या है इसका? अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। देन अगर अपन बात करें मैंगनीज की, कोई दिक्कत नहीं है। 3D5
4s2। अगर अपन बात करें फेरस की तो कितने हो जाएंगे 3d6 4s2। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या लिखेंगे आर्गन 3d7 4s2। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या लिखेंगे आर्गन 3d8 4s2। अब देखिए कॉपर होना क्या चाहिए था 9, लेकिन अगर 10 इलेक्ट्रॉन भरते ही क्या हो जाएगा पूर्ण पूरित, इसलिए यहाँ पे भी स्टार लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा 3d10 4s1, ठीक है। और लास्ट का क्या लिखेंगे आर्गन 3d10 4s2। तो 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको ध्यान रखने हैं, एक तो किसका है 24 क्रोमियम, एक 29 कॉपर। इसका कारण है अर्धपूरित स्थायित्व है, इसका कारण है पूर्ण पूरित स्थायित्व है। तो ये है डी ब्लॉक श्रेणी के पहला पॉइंट, डी श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाकी का टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।